हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। मैं उमा शंकर। जैसे ही सीजीएल का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। ओके। ये जो पोस्ट प्रेफरेंस होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको लाइटली ले लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको अच्छे से ये समझना होगा, वरना होगा ये कि आपका रैंक अच्छा आता है, मतलब आपका जो मार्क्स है एग्ज़ाम में वो सपोज अच्छा आ गया। ओके। लेकिन आपको सीरियसली आपने इसको लिया नहीं। आपने रैंक 1 2 मतलब प्रेफरेंस 1 2 3 में जैसे तैसे फॉर्म फिलअप जो है कर दिया। सपोज नंबर 2 पे आपने कुछ वैसा डाल दिया, नंबर 1 पे आपको मिला नहीं, वैसा आपका मार्क्स नहीं था, लेकिन इतना अच्छा मार्क्स था कि नंबर 2 प्रेफरेंस आपको मिल जाए, और इसमें आपने ऐसा पोस्ट डाल दिया जो कि अच्छा नहीं है, तो आपको ये मिल जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा ये, फिर ये नीचे पहुंचेगा ही नहीं। ओके। बाद में आप क्या देखेंगे कि आपके कम मार्क्स वाले स्टूडेंट को जो है वो अच्छा पोस्ट मिल जाता है, लेकिन आपको खराब पोस्ट मिला। क्यों? क्योंकि आपने प्रेफरेंस में वैसा ही दिया था। तो इस चीज को आप जो है अच्छे से समझिए, देखिए कि कौन सा पोस्ट कैसा है, कितनी सैलरी है। ओके। और अप्लाई करने के दौरान कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोनों चीज़ मैं बता रहा हूँ कि फॉर्म जब अप्लाई करेंगे, देखिए एक चीज़ तो आप समझ लीजिए, जो भी रिजर्व कैटेगरी से हैं, चाहे वो SC ST EWS या फिर बैकवर्ड क्लासेस 1 2 जो EBC होता है। ओके। तो इनमें से जो स्टूडेंट हैं उनके पास जो कास्ट और रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है, कास्ट और रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये फॉर्म फिलअप डेट के पहले का होना चाहिए। अगर उसके बाद का आप रखते हैं, हालांकि जब आप इस फॉर्म को भरेंगे तो कोई डिटेल्स नहीं देना है, ना ही फॉर्म जो सर्टिफिकेट है उसको सबमिट करना है, लेकिन आप जब डीवी में जाएंगे, जब आपका सिलेक्शन होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, तो उस समय वही सर्टिफिकेट जो है एक्सेप्ट किया जाएगा जो फॉर्म फिलअप डेट के पहले का होगा, बाद का रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये मैंने अच्छे से आपको सर्टिफिकेट वाले वीडियो में बताया था। ओके। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैं बता दूं कि आपको अप्लाई कैसे करना है, फिर हम लोग आएंगे पोस्ट प्रेफरेंस में, क्योंकि वहीं पर पोस्ट भरना होगा, तो उसी समय मैं बता दूंगा आपको। ओके। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जेएसएससी का वेबसाइट ओपन करेंगे। जेएसएससी का वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको यहीं पर टॉप में दिख जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म्स, और यहाँ नहीं तो आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको जो है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जेएसएससी। जेएसएससी हम लोग बोलते हैं जेएसएससी सीजीएल, लेकिन ये झारखंड जनरल ग्रेजुएट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। ओके। तो इसमें क्लिक कीजिए या फिर आप जाइए इसमें एप्लीकेशन फॉर्म्स अप्लाई में। तो यहाँ पर जितने भी फॉर्म अवेलेबल हैं अभी ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, ये सारे आपको दिख जाएंगे। ओके। तो ये हो गया जेएसएससी सीजीएल का। इसमें आप करेंगे अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो एक्सटर्नल विंडो पे ही ओपन हो जाएगा, और इसका जो डिटेल्स है वो आपको दिख जाएगा। फॉर्म फिलअप का डेट 20 जून से स्टार्ट है और 19 जुलाई तक ये चलेगा। ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको एक चांस दिया जाएगा मॉडिफाई करने का। अगर आपसे कोई गलती होती है तो आप जो है उसको सुधार सकते हैं, लेकिन कौन कौन सी चीजें नहीं सुधारी जाएंगी ये आपको पता होना चाहिए। ओके। ये जो है आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, ये बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, इसी में से मैं आपको बता रहा हूँ कि किन चीज़ों को बिल्कुल ही उसमें गलती नहीं करनी है, वो बाद में उसमें मॉडिफिकेशन नहीं होगा। ओके। में जो है बाद में मॉडिफिकेशन नहीं होगा। यहाँ पर आप देखिए, ये है ना, ये किधर गया, आई हैव मेड अ टाइपिंग मिस्टेक वाइल फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, व्हाट शुड आई डू। तो कोई गलती हो जाती है आपसे, तो किन चीज़ों में गलती नहीं करनी है आप अच्छे से इसको समझ लीजिए। ओके। देखिए यहाँ पर क्या क्या है, नाम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नाम वैसा ही जैसा कि 10th में आपका है, और 10th में जो स्पेलिंग है उसको ध्यान देना है, अगर स्पेस वगैरह है तो वो थोड़ा एडजस्ट किया जा सकता है। ओके। डेट ऑफ बर्थ हो गया, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, तो इसमें अगर गलती होती है तो ये चेंज नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी चीज़ है वो बाद में चेंज हो सकता है। ओके। वो जो है बाद में चेंज हो जाएगा, तो चेंज करने के लिए अलग से आपको जो है टाइम दिया जाएगा। ओके। नॉर्मल जो फॉर्म फिलअप का डेट है, जैसे कि आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसके एक दिन के बाद पेमेंट मोड जो है अवेलेबल होगा, आप पेमेंट कर पाएंगे, और उसके बाद जो है आप फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड कर पाएंगे। ठीक है। तो फाइनली देखा जाए तो जो लास्ट डेट है वो 23 जुलाई का है, और इसके बाद 25 जुलाई से आप जो है अगर कोई गलती आपने किया है तो वो सुधार पाएंगे। क्लियर। फी के बारे में पता है, 100 रुपये फी है जनरल के लिए, बाकी सभी के लिए 50 रुपीज़। ओके। तो आप जो है इसमें देखिए,
अगर आपने इसके पहले अभी तक ये 2015 में अप्लाई किया गया था, उसके बाद 2019 में, फिर 2021 में। तो अगर आपने पहले अप्लाई कर रखा है तो आप इसमें क्लिक करेंगे। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है और रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप जो है सिंपली क्या करेंगे, आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, इस पे क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए आपसे पूछेगा ये कि आपने लास्ट टाइम अप्लाई किया था। तो जैसे ही आप यस करेंगे तो यस करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था। ओके, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना है और डेट ऑफ बर्थ देना है, फिर ये फॉर्म फिलअप करना है। तो ज़्यादा इसमें दिक्कत होगी नहीं, पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा, फोटो वगैरह अपलोड करना पड़ेगा, बाकी डिटेल्स जो है वैसा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन आप जो है बोलते हैं नहीं मैंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया, प्रेस करके बिल्कुल आप अप्लाई करते हैं, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं नो करके आगे बढ़ूंगा, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने अप्लाई कर दिया था लेकिन फिर भी वो चाहते कि नहीं इस बार जो है मैं फ्रेश करके अप्लाई करूंगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ जब आपसे पूछा गया था, यहाँ पर जब आपसे पूछा गया था कि आपने अप्लाई किया लास्ट टाइम, तो आप क्या बोलेंगे, आप नो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नो पे क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल्स जो चाहिए होता है वो फिर से खुल जाएगा, ये पूरा का पूरा जो है फिर से ओपन हो जाएगा। ये सब कुछ आपको भरना होगा और अगर आप यस करेंगे तो वही चीज़ भरना होगा जो पहले नहीं था। ओके, अब देखिए, अब जो है आपने नो पे क्लिक किया तो आपको फिर से फ्रेश एप्लीकेशन भरना है। ठीक है, तो जो बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे कि आप इंडियन सिटीजन हैं, आप इसमें यस पे क्लिक कर देंगे। आपका नाम अच्छे से ध्यान से भरना है क्योंकि नाम में चेंजिंग नहीं होगा। ओके, नाम में चेंजिंग नहीं होगा, डेट ऑफ बर्थ में चेंज नहीं होगा, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर में चेंज नहीं होगा। ओके, तो नाम वैसा ही होना चाहिए जैसा कि मैट्रिक में होता है, डेट ऑफ बर्थ भी वैसा ही होना चाहिए। ओके, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, तो यहाँ तक तो ठीक है। मैरिटल स्टेटस ये भी ठीक है, यहाँ से बता रहा हूँ मैं, ठीक ना, वो तो बेसिक चीज़ है ना, यहाँ से बता रहा हूँ। यहाँ आपसे पूछा गया है कि आर यू अ लोकल रेजिडेंट ऑफ झारखंड। ओके, अब देखिए यहाँ पर, अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट बिहार का है, वो भी अप्लाई कर रहा है या दूसरे स्टेट का है, तो वो तो रेजिडेंट नहीं है ना, वो क्या करेगा, वो नो पे क्लिक करेगा, वो नो पे क्लिक करेगा। ओके, तो जैसे ही नो पे क्लिक करेगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो रिजर्वेशन कैटेगरी है वो सिर्फ एक ही शो करेगा, अनरिजर्व, मतलब कि जो बाहर के स्टूडेंट हैं उनको अनरिजर्व कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। ओके, और अगर आप येस पे क्लिक करेंगे, येस पे क्लिक करेंगे तो फिर आपसे ये पूछेगा कि आपने बोला है ना कि आप यहाँ के रेजिडेंशियल हैं, रेजिडेंट हैं, तो फिर क्या होगा कि आपसे ये पूछेगा कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, लोकल डिस्ट्रिक्ट, वो किस जिला में है। ओके, वो कौन सा जिला है, तो यहाँ आपको ये फिल करना होगा इसमें से। सपोज जैसे कि मेरा गिरिडीह है, मैं गिरिडीह क्लिक करता हूँ। ओके, ये हो गया। अब ऐसा करने से इसका मतलब बिल्कुल नहीं है आपने कह दिया रेजिडेंशियल आपके पास है, यहाँ मांगा नहीं, आप खुशी खुशी आगे बढ़ गए। यहाँ पर ये बस पूछ लिया आपसे कि किस डिस्ट्रिक्ट का है, जब डीवी होगा तो इसी डिस्ट्रिक्ट का डीवी, इसी डिस्ट्रिक्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए और फॉर्म फिलअप के डेट के पहले का होना चाहिए। ओके, तो इतना इसको सरल नहीं समझना है, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब क्या है कि रिजर्वेशन कैटेगरी पूछ रहा है आपसे, तो रिजर्वेशन कैटेगरी में क्या है, चूंकि आप झारखंड के तो आपको ऑप्शन दे रहा है अनरिजर्व, SC ST, EBC 1 2, EWS। ओके, तो यहाँ पर सपोज कोई कैटेगरी आप यहाँ पर फिल करते हैं, EWS मैंने फिल किया तो EWS है, बाकी कुछ नहीं पूछा, कोई सर्टिफिकेट नंबर नहीं, कोई डेट आपसे नहीं पूछा। SC अगर मैं फिल करता हूँ कोई डेट वगैरह ये नहीं पूछता है। ओके, जनरल में भी कोई डेट वगैरह नहीं पूछता है। कहने का मतलब कि आपको रेजिडेंशियल और जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड नहीं करना है, नहीं उसका डिटेल्स देना है। ये हो गया। अब क्या करेंगे आप, अब यहाँ पर बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि एक्स सर्विसमैन, इसको नो कर देंगे। ओके, स्पोर्ट्स कोटा में आते हैं तो यहाँ पर यस कर देंगे। इसके बाद हैंडीकैप्ड हैं तो यहाँ पर यस कर देंगे। जैसे यस करेंगे तो फिर ये पूछेगा कि किस कैटेगरी से है, मतलब कितना परसेंटेज है, ये सब पूछेगा। नहीं है तो नो करके आगे बढ़ेंगे। आधार कार्ड ये जो है मैंडेटरी नहीं है, आप फिल भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ओके, तो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो है इसके बाद 2 मार्क्स मांगा गया है, 2 मार्क मांगा गया है। तो जो मैंडेटरी है वो 1 है, आप चाहें तो 2 दे सकते हैं या फिर 1 भी काम चल जाएगा। ओके, जो पहचान चिन्ह होता है, चाहे तो 2 दे दीजिए या फिर 1 भी चलेगा। ओके, अब आपको पता है कि ये जो वैकेंसी है ये 2 है ना, रेगुलर है और बैकलॉग है। बैकलॉग में मेरे ख्याल से 10 या 7 सीट है। ओके, तो आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, दोनों के लिए अलग अलग अप्लाई करना है। तो यहाँ पर रेगुलर है तो रेगुलर पे क्लिक कर देंगे, बैकलॉग रहेगा तो बैकलॉग पे क्लिक करेंगे। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर
बैकलॉग पे क्लिक करेंगे तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। ऐसा क्यों बोला गया है? ऐसा इसलिए बोला गया है कि जब आप इसके एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे तो वो सभी कैटेगरी के लिए अवेलेबल नहीं है ना। ये जो है सभी कैटेगरी के लिए अवेलेबल नहीं है। ओके, यहाँ पर देखिए, अच्छा यहाँ पर शेड्यूल टाइप किया गया तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो है आदिम जनजाति में हैं या नहीं है। ओके, ये चीज हो गया। देखिए मैंने यहाँ पर शेड्यूल टाइप किया तो बैकलॉग में मुझे ये अलाउड कर देता है। तो जिसके लिए सीट रहेगा उसी के लिए आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे ना, तो वही चीज है। तो अनरिजर्व करके मैं बढ़ रहा था आगे। ये बैकलॉग नहीं होगा, ये रेगुलर करके ही आपको आगे बढ़ना होगा। इसके बाद एड्रेस भरना है। जब आप एड्रेस फिल कर लेंगे तो उसके बाद मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस है। इसी चीज के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आपको पता चल सके। आप इसमें क्लिक करेंगे तो कितना पोस्ट है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 पोस्ट है। यहाँ पर 7 प्रेफरेंस दिया हुआ है। ओके, तो ये जो है ऐसे ही आंख बंद करके नहीं भर देना है, आपको पता होना चाहिए कौन सा पोस्ट किस तरह का पोस्ट है। ओके, अब मैं आता हूं पोस्ट प्रेफरेंस में, आप इसको अच्छे से समझिए। ये जो मैंने लिखा है अब इसको मैं बताता हूं क्लियर। ओके, देखिए दो ग्रुप में है टोटल, एक ग्रुप बी का है, एक ग्रुप सी का है। एक ग्रुप बी और एक ग्रुप सी है, ठीक है। यहां पर आप देख पा रहे हैं, आपको देखिए जब आप प्रेफरेंस भरेंगे तो किन किन चीजों को ध्यान में रखना है। पहले आपको देखना है कि आप जो है जिस कैटेगरी से हैं, आप जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी में टोटल सीट कितना है। ओके, इस चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले सैलरी हो गया, प्रमोशन हो गया, उसका वर्क फंक्शन हो गया, वो सब बाद में। पहले आप देखिए कि सीट कितने हैं, पहले वो देखना है। उसके बाद आपको देखना है सैलरी देखिए या फिर आप जो है जॉब प्रोफाइल देखिए। लेकिन सबसे पहले आप देखिए कितने सीट हैं आपके कैटेगरी के अनुसार। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा प्रशाखा पदाधिकारी में। किसी भी कैटेगरी को आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा इसी में मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ओके, जैसे कि जो जो पोस्ट मैं बता रहा हूं तो उसके हिसाब से आप देखेंगे कि आपके कैटेगरी में वो पोस्ट कितना है, कितना सीट अवेलेबल है। तो सभी पोस्ट के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से आप सुनिए इसको। ओके, देखिए तो दो ग्रुप में बांटा गया है। जितने भी सीट हैं, जितने पोस्ट हैं, उसको दो ग्रुप में बांटा गया है। ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो लिस्ट देख रहे हैं, तो सैलरी और उसका जो पावर है या फिर उसका जो वर्क फंक्शन है, तो अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है ना। तो उसके हिसाब से जो है इसको दो ग्रुप में रखा गया है, एक ग्रुप बी और एक ग्रुप सी। ओके, तो ग्रुप बी में लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर है। ओके, श्रम प्रवर्तन जो अधिकारी हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हैं। ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर जो प्रखंड कल्याण पदाधिकारी हैं। और ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर जो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी है। इसके बाद सर्कल इंस्पेक्टर है। एक्चुअली ये सर्कल रिवेन्यू इंस्पेक्टर होता है। ओके, क्योंकि मेन जो काम होता है वो राजस्व से संबंधित ही होता है। फिर भी सर्कल इंस्पेक्टर आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि हर रेस्टोरेंट के लाइफ में ये जो होता है कर्मचारी, सीआई, सीओ, इनसे मुलाकात होती है, क्योंकि उनको जो है सर्टिफिकेट बनाना होता है। तो सभी आप जो है जानते होंगे इस बारे में। ये ग्रुप बी का हो गया। ग्रुप सी में जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, प्लानिंग असिस्टेंट है। ये दो कैटेगरी का पोस्ट है। ये दो कैटेगरी का पोस्ट है। अब सभी के बारे में आपको एक एक करके बता रहा हूं। देखिए यहां पर सभी लोगों को पता होगा कि नंबर 1 पे क्या भरना है। नंबर 1 पे जो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी भरना है, ये सभी लोगों को पता है। लेकिन नंबर 2 जो पावरफुल है, ये कौन सा पावरफुल पोस्ट है, ये आपको पता नहीं होगा। बहुत लोगों को पता नहीं होगा, अभी पता चल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो देखिए शुरुआत में जो फॉर्म फिलअप होता है वो क्या भरा जाता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि कोई भी पोस्ट मिल जाए, लेकिन जब मार्क्स उनका अच्छा आता है और पोस्ट खराब मिल जाता है तो फिर वो पछताते हैं। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सबसे पहले मैं बात करता हूँ सैलरी की। ओके, सैलरी कितना है, तो इनका जो पे मैट्रिक्स है, जो ग्रेड पे है, ओके, और जो लेवल रखा गया है, तो उस लेवल के हिसाब से अगर मैं कुछ भी अलावेंसेस नहीं रखूं, टीए डीए जितना कुछ होता है सबको हटा दूं, तो जो सैलरी बनता है ये बनता है 63,758। ओके, ये सैलरी बनता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का। ओके, अब इसको आप कैसे समझेंगे, आप इसको ऐसे समझिए कि जो मेट्रो सिटी में जो वर्क प्रोफाइल होता है किसी भी एक जेंटलमैन का, एक स्मार्ट सा बंदा है ना, फॉर्मल्स पहन के जाता है, ऑफिस जाता है, टाइम से जाता है, टाइम से आता है, तो उसी तरह का ये पोस्ट है। आप जो है सचिवालय में काम करेंगे और इसके इक्विवेलेंट सेंट्रल लेवल में भी वैकेंसी होती है, एसएससी में वो रहता है। ठीक है,
तो आप समझ सकते हैं कि जो जेपीएससी के थ्रू पोस्ट होता है, जैसे कि सीईओ हो गया, मतलब जेएस के लेवल का जो पोस्ट होता है, तो उसी का आप जूनियर समझ सकते हैं। बस ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो है ये सचिवालय में काम करेगा, और जो स्टार्टिंग की सैलरी होती है वो 60 के आसपास होगी, फिर ये इंक्रीमेंट हर साल होता रहेगा। प्रमोशन जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का सेक्शन ऑफिसर में होता है, और इसमें जो है करीबन 7 से 8 साल लग जाएंगे सेक्शन ऑफिसर। और सेक्शन ऑफिसर के बाद जो प्रमोशन होता है ये सचिव वाला कैटेगरी में आ जाता है, और ये जिनके अंतर्गत काम करते हैं वो सभी आईएएस ऑफिसर रहते हैं ना, सभी आईएएस ऑफिसर रहते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बेस्ट पोस्ट जो है, मतलब बोलते हैं नहीं व्हाइट कॉलर, तो ये पोस्ट हो गया असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। सबसे ज्यादा सैलरी इसी में है। ओके, सबसे बढ़िया प्लेस आपको इसी में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? रांची में। इसी मैंने कहा, इसीलिए मैंने कहा मेट्रो सिटी, तो रांची में मिलेगा आपको ये। तो प्लेस के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से, वर्क प्रोफाइल के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से ये बेस्ट है। ओके, लेकिन बहुत से लोग होते हैं, थोड़ा सा होता नहीं है, शो ऑफ करना होता है। ओके, हालांकि शो ऑफ आप इसमें भी कर सकते हैं। इसमें अगर आप काम करेंगे तो आपकी जो पहचान होगी वो अच्छे खासे लोगों से होगी। बड़े बड़े ऑफिसर, जो रैंक के ऑफिसर, उनसे बातचीत होगी, है ना। जो विधायक हैं, जो नेता हैं, उनसे बातचीत होती रहेगी। तो ये भी कम नहीं है। मतलब मैं बात कर रहा था पावर पावर के केस में। अब यहां पर देखिए जो दूसरा है, ये नंबर 1 पे हो गया। नंबर 1 पे हो गया जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है। अब नंबर 2 पे लेबर जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर होता है, जिसको बोलते हैं श्रम प्रवर्तन अधिकारी। ओके, श्रम श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, पदाधिकारी। ओके, तो इसका जो सैलरी है ये प्रशाखा पदाधिकारी से कम है। इसका जो सैलरी है ये प्रशाखा पदाधिकारी से कम है। तो कितना है देखिए, यहां पर जो मैंने बताया, ये लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर ये हो गया, इसके बाद ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर ये हो गया, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर और सर्कल इंस्पेक्टर। इन सभी का जो लेवल है, जो पे मैट्रिक्स है, वो सभी सेम है। और इसमें जो एवरेज सैलरी बनती है, किसी भी अलावेंसेस को अगर शामिल नहीं किया जाता है, तो ये जो है 50,268 के आसपास बनता है। जो ये डेटा आप देख रहे हैं ना, इसी से मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूं आपको। एक फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का। ये जो आप देख रहे हैं स्टार्टिंग का, ये जो पे मैट्रिक्स है, ये लास्ट तक यहां पहुंचेगा, और ये लेवल होता है, इसी से कैलकुलेट होता है सैलरी। ओके, एक फॉर्मूला होता है, उसी से ही कैलकुलेट होता है, उसी से कैलकुलेट करके मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो इन सभी का जो सैलरी है वो सेम रहेगा, 50,268। ओके, इसका ज्यादा है लेबर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का। ठीक है, तो सैलरी के मामले में टॉप में ये आ गया, बाकी सभी सेम है। लेकिन रैंक आप कैसे रखेंगे, मतलब प्रेफरेंस में कैसे देंगे उसको, तो आपको ये समझना होगा कि आप किस जॉब में सुटेबल हैं। लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इसका वर्क प्रोफाइल क्या है ये आप समझिए। इसका वर्क प्रोफाइल क्या है, देखिए, आप अगर देखेंगे बीपीएससी का फॉर्म, या फिर जो यूपी पीएससी का जो फॉर्म होता है, तो इसमें इस वैकेंसी में, है ना, इस पोस्ट को शामिल किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जेएसएससी में ये जो पोस्ट है, ये बहुत सारे स्टेट के पीसीएस में होता है। तो बहुत ही पावरफुल पोस्ट है ये, और प्रखंड में ही होता है। ये जो है प्रखंड में ही होता है, हालांकि जो श्रम मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये काम करता है। अब इसमें पावर क्या क्या होता है, काम क्या क्या होता है, देखिए, जो भी कानून, कैसा कानून, जो श्रम से संबंधित कानून होता है, ओके, लेबर से संबंधित कानून होता है, तो उन कानून का पालन कोई भी कंपनी है, कोई भी दुकान है, या कोई भी संस्था कर रही है या फिर नहीं कर रही है, वही देख रेख करना पड़ता है। ओके, इसमें ऑथोरिटी तो वैसा नहीं मिलता है कि आप जो है डायरेक्टली कोई कार्रवाई कर पाए, लेकिन ऑथोरिटी ऐसा मिलता है कि आपकी सूचना, आपके रिपोर्ट पर ही आपके जो ऑफिसर होंगे वो किसी पर कार्रवाई कर सकते हैं। ओके, तो ये काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है सेक्शन ऑफिसर के बाद, इन्फोर्समेंट ऑफिसर का जो पोस्ट। ओके, तो कानून जो है, इस तरह का कानून जो लेबर से संबंधित कानून होता है, ओके, तो ये जो है इसके अंतर्गत आ जाता है, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। और लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो होता है, ये किसको रिपोर्ट करेगा, ये लेबर सुपरिंटेंडेंट को रिपोर्ट करता है। और इसका जो प्रमोशन होता है वो सुपरिंटेंडेंट ही बनता है, लेबर सुपरिंटेंडेंट ही बनता है। ठीक है, ये चीज हो गया। फिर इसके बाद जो है पोस्ट, इसमें 7 से 8 साल इसमें भी लग जाएंगे, किसी प्रमोशन में 7 से 8 साल लग जाएंगे। और इसके बाद का जो प्रमोशन होता है वो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के लेवल में आ जाता है वो।
ठीक है, ये चीज हो गया। तीसरा जो है ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर और ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, ये दोनों के नाम से ही पता चल रहा होगा, दोनों जो है प्रखंड में ही बैठेगा। लेकिन प्रखंड, ये जो कल्याण पदाधिकारी है, ये किस तरह का काम करेगा? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिर जो माइनॉरिटी है, ओके, बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटी, तो इनके लिए जो भी फंड आते हैं या स्कॉलरशिप हो गया, तो उससे संबंधित काम ही ये करेंगे और ये प्रखंड में ही रहेंगे। ओके, तो नाम से ही पता चल जा रहा है। ठीक है, इसके बाद जो है ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर। तो ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर आप आम भाषा में ऐसे समझिए कि जो राशन कार्ड के थ्रू जो राशन दिया जाता है, जो बीपीएल वालों को राशन दिया जाता है, वो राशन जो है डिस्ट्रीब्यूटर के पास कैसे पहुंचता है? डिस्ट्रीब्यूटर के पास कैसे पहुंचता है? प्रखंड से पहुंचता है। प्रखंड में कहां से आता है? तो प्रखंड में जो है जहां से आता है, तो इन सभी का लेखा जोखा जो है या सभी का कंट्रोल जो है ये ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के पास ही होता है। ये सारा कंट्रोल प्रखंड के पास आ रहा है, प्रखंड से ये राशन जो है डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहा है, ये सारा कंट्रोल ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के पास होता है। इसके प्रमोशन के बाद जो है मार्केटिंग ऑफिसर का पोस्ट होता है और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल का पोस्ट मिल जाता है। ओके, तो ये ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर है। ये जो अभी मैं बता रहा हूं ना, सभी का सैलरी सेम है जब आप छोड़ देंगे उसको, प्रशाखा पदाधिकारी को। ये हो गया। इसके बाद सर्कल इंस्पेक्टर है, इसका भी सैलरी उतना है, मतलब इसका जो ये क्या बोलते हैं बेसिक जो है ये 35,400 है और इसका जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो 6 है, तो इसके हिसाब से सैलरी जो बनता है ये 50,268 बनता है। इसमें कुछ अलावेंसेस शामिल नहीं किया गया है। ओके, ये और बढ़ेगा। तो सर्कल इंस्पेक्टर का जो मेनली काम होता है ये राजस्व संबंधी होता है। ओके, राजस्व संबंधी होता है और ज्यादातर जो काम होता है वो कर्मचारी करते हैं। कर्मचारी के प्रतिवेदन पर, कर्मचारी के रिपोर्ट पर ही सर्कल इंस्पेक्टर फॉरवर्ड करते हैं उनके काम को सर्कल ऑफिसर के पास। ठीक है, तो ये काम आप जानते हैं अच्छी तरह से। अब देखिए यहाँ पर, अब अगर मैं बताऊं, देखिए ये तो समझ गए आप। ठीक है, थोड़ा सा कंपेयर करूंगा तो आसानी से आप जो है फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। यहाँ पर आप देखिए ग्रुप सी का जो है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, तो ये आप जो है क्लर्क के लेवल के पोस्ट की तरह समझ सकते हैं और ये भी सचिवालय में ही रहेगा। ओके, सचिवालय में ही रहेगा या फिर ये कहीं भी दिया जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है सचिवालय में, ये डिपेंड करता है। ओके, जरूरत के हिसाब से आपको कहीं भी भेजा जा सकता है। ओके, प्लानिंग असिस्टेंट जो है, प्लानिंग असिस्टेंट ये नगर विकास विभाग के अंतर्गत काम करता है और इसमें जो है योजना संबंधी कार्य के जो ऑफिसेस होते हैं तो वहां पर क्लर्क का ये काम होता है। ओके, इसकी सैलरी कम है। तो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का जो पोस्ट है, इसमें जो सैलरी होती है ये कितना मिलेगा? ये जो है इसमें इसका जो सैलरी बनेगा, जो पे लेवल दिया हुआ है और जो ग्रेड पे है, ग्रेड पे तो नहीं दिया हुआ, पे लेवल दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से 28,258 बनता है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का। और जो प्लानिंग असिस्टेंट है इसका ज़्यादा बनता है, इसका 41,464 बन जाता है। ओके, योजना संबंधी कार्य थोड़ा ज़्यादा जो है इसमें स्कोप है जब आप बात करेंगे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के रिस्पेक्ट में। ओके, तो इसमें सैलरी चाहता है। अब देखिए जब आप प्रेफरेंस देंगे तो प्रेफरेंस जो है दो तरह का प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस क्या है? दो तरह का प्रेफरेंस है। ओके, मतलब आप जिस फैक्टर को शामिल करेंगे, पहला सैलरी, तो सैलरी के हिसाब से सबसे नंबर एक पे क्या आ जाएगा? जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी है। उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा क्या आ जाएगा? सर्कल इंस्पेक्टर, फिर ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर, ओके, फिर लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। चार ही हुआ ना? ओके, तो ये 2, 3, 4 और ये 5 हो गया। ये सीक्वेंस वाइज मैं लिख रहा हूं। इसके बाद जो कितना हो गया? 5 हो गया। सिक्स्थ और सेवंथ, सिक्स्थ में क्या आ जाएगा? प्लानिंग असिस्टेंट और सेवंथ में आ जाएगा जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। ये हो गया सैलरी के हिसाब से। ये क्या हो गया? सैलरी के हिसाब से। लेकिन आप जो है अगर वर्क के हिसाब से देखेंगे तो सबसे बढ़िया पोस्ट माना जाता है प्रशाखा पदाधिकारी को। अगर आप एक जगह बैठकर काम करना चाहते हैं, ओके, बिल्कुल ऑफिस में जैसा दिखाया जाता है मूवीज में उस तरह का, टाइम पे जा रहे हैं, टाइम पे आ रहे हैं, फॉर्मल्स पहन के जा रहे हैं, तो वो आपको मिलेगा प्रशाखा पदाधिकारी में, रांची में। ओके, उसके बाद आप चाहते हैं कि नहीं, हम लोग जो है कभी कभी फील्ड वर्क में भी जाएं। ओके, तो फील्ड वर्क वाला जो काम होता है ये
ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, ओके, ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ये है। अब फील्ड वर्क, ये जो है ये फील्ड वर्क बस नाम का होता है, लेकिन रियल में जो फील्ड वर्क है वो लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का होता है। हालांकि इनका अपना ऑफिस होगा प्रखंड में, लेकिन ये कहीं भी जा सकते हैं रेड मारने के लिए, चेक करने के लिए कि कानून जो लेबर संबंधित कानून है उसका पालन किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। तो ये सभी चीज जो है ये चेक कर पाएंगे, और जब ये संतुष्ट नहीं होंगे तो रिपोर्ट अपने ऑफिसर को, अपने सीनियर को ये फॉरवर्ड कर पाएंगे और फिर उन पर कार्रवाई हो सकती है। तो ये ज्यादा पावरफुल है। तो प्रशाखा पदाधिकारी के बाद जो है जो पावरफुल पोस्ट है वो LEO है, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर है। ओके, तो ये नंबर 2 पे रहेगा। और उसके बाद आप या तो सप्लाई ऑफिसर दे दीजिए या फिर वेलफेयर ऑफिसर दे दीजिए, लेकिन तीसरे पे आप सप्लाई ऑफिसर ही रखिए और चौथे पे रखिए वेलफेयर ऑफिसर। ये हो गया। अब यहाँ पर बहुत लोगों को फील होगा कि नहीं, जमीन संबंधी जो कार्य होते हैं उसी को मैं करना चाहता हूँ। तो आप क्या करेंगे, आप सर्कल इंस्पेक्टर को जो है प्रशाखा के बाद रख सकते हैं। ओके, तो इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, सैलरी सभी का सेम है। ओके, तो सर्कल इंस्पेक्टर को या तो आप इस बीच में कहीं रख दीजिए या फिर प्रशाखा के बाद रख दीजिए, अगर आप जमीन संबंधी कार्यों को अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो चौथा हो गया, पांचवा हो गया। बाकी सिक्स्थ में इतना जान लीजिए कि लास्ट में जो रखना है, लास्ट में किसको रखना है, लास्ट में रखना है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट को। सबसे कम सैलरी है और वर्क फंक्शन इसका कलर की तरह है। ओके, ये चीज हो गया। सिक्स्थ में आप रख दीजिए प्लानिंग असिस्टेंट को, प्लानिंग असिस्टेंट को, इसका सैलरी इससे ज्यादा है। तो यही चीज आपको ध्यान देना है। ओके, तो मैंने जितना बताया, अगर आपने इसको ध्यान से सुना होगा तो बहुत कुछ जो है क्लियर हो गया होगा और आप आसानी से अपने फॉर्म फिलअप, अपने फॉर्म में जो है प्रेफरेंस दे पाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पर जो मैं बता रहा था, तो जैसे कि यहाँ पर मैं दे देता हूँ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एक यहाँ पर यूज हो गया, बाकी क्या हो जाएंगे, बचेंगे। तो इसमें अगर मैं LEO दे देता हूँ, ठीक ना, फिर इसी तरह से आपको ये बाकी के 5 भरने होंगे। भरने के बाद आप क्या करेंगे, 10th 12th और ग्रेजुएशन, गलती नहीं होनी चाहिए। इसका जो है आपने कहाँ से किया, कॉलेज या इंस्टीट्यूट, वो आपको भरना है। ओके, साथ ही साथ ध्यान देना है कि स्टेट भी देना है। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि कॉलेज का नाम दे देंगे, है ना, लेकिन स्टेट का नाम नहीं देते हैं। तो यहाँ पर आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको जो है स्टेट का नाम भी देना है, ठीक ना, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या करना है, बोर्ड देना है या फिर यूनिवर्सिटी देना है। देखिए, अगर आप फिल नहीं करेंगे तो ऐसा बहुत कम होता है कि रिजेक्ट होता है इस कारण से, लेकिन चूंकि लेकिन ये लिख दे रहा है ना, मेंशन कर दे रहा है। ओके, तो उस रीजन से आपका कैंडिडेट, ये जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए आपको स्टेट यहाँ मेंशन करना होगा। बोर्ड हो गया, आप दे सकते हैं या तो यूनिवर्सिटी दे सकते हैं, जो भी आपका है। ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज ऑफ मार्क्स। ओके, अगर ग्रेड पे है, बहुत लोगों को ग्रेड पे मिला हुआ होगा, तो आप अपने सर्टिफिकेट में देखेंगे कि ग्रेड पे को किस तरह से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है परसेंटेज फिल कर देंगे। सब्जेक्ट कौन कौन सा अवेलेबल रहता है, कौन कौन सा आपने लिया था, जैसे कि 10th में तो सब कुछ होता है ना, इसलिए यहाँ डैश लगा हुआ है, कुछ भी नहीं है। 10+2 में आपने साइंस लिया, कॉमर्स लिया, आर्ट्स लिया, तो वो सब्जेक्ट यहाँ भर देना है। उसी तरह से ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट होगा वो भरेंगे। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो तुरंत बाद आपको पेमेंट का लिंक नहीं मिलेगा, 24 आवर्स के बाद मिलेगा। जैसे कि अभी आप करेंगे तो आज रात के बाद, नेक्स्ट डे 12 PM के बाद आपको मिलेगा लिंक, ठीक है। पेमेंट करने के बाद जो है फिर आपको वेट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद जब आप वेट करेंगे तो फिर आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। फोटो सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे तो ध्यान देना है कि जो सिग्नेचर का बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए और जो उसका कलर है सिग्नेचर का वो ब्लैक होना चाहिए। बैकग्राउंड व्हाइट और कलर क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज मैंने बताया सिग्नेचर के लिए, ठीक है, ये चीज है। बस इतना ही इसमें डिटेल से, और वैसा कुछ नहीं है। अब मैं अगर पूरा फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा तो ये कोई बच्चों वाला तो है नहीं पोस्ट की, आपको पता नहीं होगा, मतलब बच्चे तो है नहीं। क्लियर। तो इस तरह से आप फॉर्म फिलअप करेंगे, और फिर भी किसी तरह की दिक्कत होती है तो आप जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर रिप्लाई देखेंगे, अगर वैसा कोई क्वेश्चन होगा तो रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा।